everyone, welcome to the video. I am Tushangi Gupta. I am an assistant section officer. I have been selected via SSC CGL 2018 examination. I have also been an online as well as offline educator in SSC exams category. In this video, I will talk about the exam pattern, resources, what timetable you should follow and how you can devise your own timetable and strategy, how you should give mocks, how you should analyze them, and what should be your mindset during your preparation. So, my number one mantra is study the exam before you study for the exam. आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, बीट एनी एग्जाम और यूपीएससी और कैट, सबसे पहला स्टेप आपका जो होना चाहिए वो ये है कि आप उस एग्जाम को अच्छी तरीके से जानिए, द इन एंड आउट्स ऑफ द एग्जाम। उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, आप क्यों वो एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं फॉर becoming an ASO or income tax inspector or any group B or C grade officer in central government. You do not have to be a master of English or a master of mathematics. So there is absolutely no need for you टू स्टडी इंग्लिश, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल इंग्लिश जो लोग पढ़ाने लग जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चंस या कैट के क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स के लिए, दैट इज़ नॉट नेसेसरी. यू शुड नो व्हाट इज़ required of you. What is required is a basic English comprehension skill, basic aptitude and a basic general awareness about your country and your surroundings. That is required of you as a group B or group C government servant. Now CGL is conducted in two tiers. In tier 1 it is an objective type paper. Okay, it is computer based, which is online. It happens at various online centers. And tier 2 is also computer based online paper. अब टीयर 2 में आपके 3 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट, यानी पेपर 1 के लिए तो आप सभी को तैयारी करनी ही होगी. पेपर 2 सिर्फ उनके लिए है जिनको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है. इसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होनी ज़रूरी होती है. ये पोस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाले सेल्स में होती है. देन पेपर 3 इज फॉर AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर. इसके लिए आपको अकाउंट्स और फाइनेंस की बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है. ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड दीज आर कंप्यूटर बेस्ड. इस पूरे एग्जाम में कहीं पे भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं. तो अब हम समझते हैं टीयर 1 के पैटर्न को. टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर. इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. ये चारों सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस ईच होते हैं. हर करेक्ट आंसर पे आपको +2 मार्क्स दिए जाते हैं और हर रॉन्ग आंसर पे आपको -0.5 मार्क्स दिए जाते हैं. एंड इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन एट ऑल देन यू आर अवॉर्डेड 0 मार्क्स. तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम स्कोर जो है वो 200 बनता है. 25 क्वेश्चंस ईच यानी मैक्सिमम स्कोर 50 पर सेक्शन एंड 200 मार्क्स एंड 60 मिनट्स इज द टाइम लिमिट फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन. अब समझते हैं टीयर 2 का पैटर्न क्या होता है. सो टीयर 2 के पैटर्न में जैसा कि हमने देखा कि पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल, तो ये आपका पेपर 1 का पैटर्न है जिसमें कि 3 सेक्शंस होते हैं. सेक्शन 1, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 जिसमें कि मैथ्स एंड रीजनिंग आता है. फिर सेक्शन 2 में अगेन मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 जिसमें इंग्लिश एंड GS आता है. देन सेक्शन 3 इज अगेन 2 मॉड्यूल्स, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इन चारों के बारे में बात करते हैं. तो मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं +3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं सेम, +3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. देन इंग्लिश एंड GS, इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस आते हैं एंड GS में 25. तो आप देख सकते हैं कि जो वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है विच इज 35%. टीयर 1 में सबका इक्वल वेटेज है, बट टीयर 2 और बिकॉज टीयर 1 क्वालिफाइंग है, स्कोरिंग पार्ट जो है हमारा वो टीयर 2 पेपर होगा और उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज हमारी इंग्लिश पेपर की है. तो यानी हमारी सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान देना है जिसपे वो है इंग्लिश. सेकेंड नंबर पे आपको मैथ्स और रीजनिंग को साथ में लेके चलना है एंड देन GS. GS इज 19%. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इट इज अ वेरी लार्ज परसेंटेज, यू कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर इट, बट येस ऑन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज आप इसको इंग्लिश और मैथ्स एंड रीजनिंग से नीचे रखेंगे. लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि बिकॉज टीयर 1 क्वालिफाइंग है तो ऐसा मत कीजिए कि आप टीयर 1 तक पढ़ाई ही ना करें और सारी पढ़ाई जो है आप उसके बाद
का प्लान करें कि हम टीयर 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे फिर पढ़ेंगे, बिकॉज द सिलेबस ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 इज द सेम। बिकॉज सिलेबस सेम है तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जो आप पढ़ाई टीयर 1 के लिए करेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगी, वही पढ़ाई आपकी टीयर 2 के लिए भी है। आप ऐसा सोच के चलिए कि आपको उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि वही मेहनत जो आप टीयर 1 के लिए करेंगे टीयर 2 में आपको एक हेड स्टार्ट देगी। ऑल्सो मैं ये पॉइंट मेंशन कर देती हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 की होती है। पहले 1/4 होता था नेगेटिव मार्किंग, पर अब क्या हो गया है कि करेक्ट आंसर के लिए यू आर अवॉर्डेड +3 एंड 1/3 यानी कि -1 हो जाता है आपका रॉन्ग आंसर पे एंड 0 फॉर अनअटेम्प्टेड। तो इसलिए अब आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो एक्यूरेसी पे देना है कि आपका जो जितने भी आप क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं वो एक्यूरेटली मार्क करें। जल्दबाजी नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि हर 3 गलत आंसर पे आपका एक सही आंसर कैंसिल आउट हो जाता है। अब हम सेक्शन वाइज चारों सेक्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। एसएससी एग्जाम्स में इजी टू मॉडरेट लेवल की रीजनिंग आती है। जो एक सेट पैटर्न है क्वेश्चंस का वही आता है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, अगर आप वो सारे टाइप्स कवर कर लें और उनको अच्छे से पढ़ लें तो आप बहुत इजीली इसमें पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जब मैंने सीजीएल दिया था तो मेरे रीजनिंग में 50 on 50 आए थे, तो मैं इसलिए आपको बता सकती हूँ। ऑल्सो मैंने रीजनिंग के लिए किसी भी एजुकेटर का अलग से कोर्स नहीं लिया था, कुछ अलग से फॉलो नहीं किया था, मैं सिर्फ इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। कुछ यूट्यूब के वीडियोस थे जिनको मैंने देखा था, उनसे कुछ अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स समझे थे और उसी से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस करी एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर full marks in reasoning. You just have to learn some basic tips and tricks and practice PYQs. Pinnacle Publications की बुक आती है, मैंने उनका पूरा सेट मंगवाया है। मैं आगे के कुछ वीडियोस में उनके हर बुक का एक रिव्यू भी करने वाली हूँ, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर रीजनिंग। इसके लिए आप बेसिक्स यूट्यूब वीडियोस से पढ़ सकते हैं, एक टॉपिक एक दिन में खत्म कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा PYQs प्रैक्टिस करके आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देयर इज नथिंग मच टू स्ट्रैटेजाइज इन रीजनिंग। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूं तो मेन 3 चीजें हो सकती हैं, जैसे जीएस जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड देन ऑल ऑफ दोज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो सब भी आता है, वो आपका जीएस में आ जाता है। देन स्टैटिक जीके, वो जो चीजें जो चेंज नहीं होती, जैसे कि फर्स्ट फीमेल टू डू दिस, फर्स्ट ह्यूमन टू डू दैट, हाईएस्ट माउंटेन पीक, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सारी चीजें स्टैटिक जीके में आती हैं, ये चेंज नहीं होती, स्टैटिक रहती हैं। एंड थर्ड इज करंट अफेयर्स, जो कि आपके मंथली अपडेट होते रहते हैं। तो इसमें 3 पोर्शन ये जो है, जीएस के लिए आप यूट्यूब वीडियोस, अगेन यूट्यूब वीडियोस या किसी अच्छे एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक जीके बिकॉज वो स्टैटिक है, उसमें कोई आपको कुछ समझाने नहीं वाला, आपको मेमोराइज करना है। यू कैन जस्ट यूज सम गुड नोट्स, पीडीएफ, या आजकल मार्केट में बुकलेट्स भी आती है स्टैटिक जीके के लिए, उससे आप कवर कर सकते हैं। ल्यूसेंट आती है, उससे भी आप स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। स्टैटिक में देयर इज नॉट मच, देयर इज ओनली यू ओनली हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स बाय हार्ट। ये सारी चीजें टिप्स पे अगर आप याद कर लें देन यू आर गुड टू गो। देन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपका जब भी एग्जाम हो उसके प्रीवियस 4 मंथ्स का आप कर सकते हैं कवर। एक तो आप ईयरली रिव्यू कर पढ़ लीजिए, जैसे कि अगर आपका 2024 में पेपर है तो एक ईयरली 2024 का एक रिव्यू या ओवरव्यू वो ले लीजिए कि इस साल आपकी मेजर घटनाएं क्या हुई हैं, मेजर इवेंट्स क्या हुए हैं। जैसे अभी ओलंपिक्स हुए हैं तो उनके बारे में सारे पॉइंट्स, अगर इस बार ओलंपिक्स हुए हैं तो पिछली बार कहाँ हुए थे, उससे अगली बार कहाँ होंगे, अगले 3-4 बार के आप कहाँ होंगे, वो भी पढ़ सकते हैं। इस प्रीवियस 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स के आप मंथली कैप्सूल ले लीजिए। स्टडी आईक्यू के आते हैं बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस के, या यूट्यूब वीडियोस पे भी मंथली आपका कैप्सूल आ जाता है, दैट यू कैन डू। मैं रिसोर्सेज में आपको एग्जैक्ट कोई रिसोर्स सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको सजेस्ट कर दूंगी। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने जो एक गलती देखी है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि वो बहुत सारे टीचर्स को एक साथ फॉलो करने लग जाते हैं, फिर उनमें कंपैरिजन करने लगते हैं कि इनका ये पार्ट अच्छा है, इनका वो पार्ट अच्छा है। आप यहाँ पे टीचर्स को एनालाइज करने के लिए या उसका मास्टर बनने के लिए नहीं आए हैं कि आपको पता हो कि कौन से टीचर ने किस चीज के लिए क्या ट्रिक बताई है।
आप एट मोस्ट 2 एजुकेटर्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी का अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई हमें बता रहा है तो उनका आप अर्थमेटिक के लिए फॉलो कीजिए उनको, और एडवांस मैथ्स अगर आपको कहीं और से लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए, बट डू नॉट फॉलो मोर देन 2 एजुकेटर्स। कोई कोई टॉपिक किसी किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है तो आप उनको फॉलो कीजिए, but do not go around watching all the videos by all the teachers and subscribing to all the courses. देन मेक नोट्स फॉर योर सेल्फ। ये मुझे लगता है कि आपको अपने नोट्स खुद बनाएंगे आप एप्टीट्यूड में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आजकल बहुत कंसाइज और अच्छे बुकलेट्स भी आ गए हैं फॉर्मूला के मार्केट में, दैट ऑल्सो यू कैन बाय, लेकिन उनका फ़ायदा तभी है अगर आप उनको डे टू डे बेसिस पे रिवाइज करते जाएं। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज में स्पेशली आप सुबह उठ के जिस तरह ब्रश करते हैं, ब्रश करते समय आप अपना फॉर्मूला बुक खोलिए और सारे फॉर्मूलाज को पढ़ते रहिए। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हुए फ्रेंड्स या कुछ और देखने की जगह आप अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए। माइंड में मैथ्स के कैलकुलेशंस कीजिए। देयर आर मेनी वेज टू कीप योर माइंड एंगेज्ड, और अपने मेमोरी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। इन सभी टॉपिक्स में मैं आने वाले दिनों में वीडियोस बनाऊंगी। फॉर्मूलाज की एक बुकलेट बना लीजिए या फिर एक खरीद लीजिए और उनको डेली रिवाइज करते जाइए। फास्ट कैलकुलेशन इज वेरी 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 एसेंशियल। ये आपको इतना ज़्यादा एज दे देगी बाकी सारे लोगों से, जैसे कि कहते हैं शार्पन योर सॉ, कि आपको अगर एक पेड़ काटना है आपके पास 6 घंटे हैं तो पहले 5 घंटे आप आरी को तेज करने में बिताइए। तो वही बात है कि आपका अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है 2 ही चीज़ों का खेल होता है, एक्यूरेसी एंड स्पीड। स्पीड अच्छी रहेगी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो जितने अटेम्प्ट करेंगे उतने सही करेंगे। बस यही 2 चीज़ें चाहिए। मैंने कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, मुझे पर्सनली वो वीडियो अच्छी लगती है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। उसमें मैंने इसमें बात करी है कि कैलकुलेशन कैसे अच्छी की जाए। देन फोर्थ पॉइंट इज स्टिक टू स्पेसिफिक अप्रोचेस एंड प्रैक्टिस दोज ओवर एंड ओवर अगेन। अगर आपने परसेंटेज का कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का मान लीजिए एक तरीका है, एक टाइप का क्वेश्चन का, वो आपने सीख लिया है कि मैं इसे इस तरीके से करूँगा, दिस इज ईजियर, ये मुझे ये तरीका ये मेथड ईजी लग रहा है, तो उसी पे आप स्टिक रहिए। क्योंकि आपको बार बार अगर आप अपने मेथड्स चेंज करते रहेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी एक मेथड सीमेंट नहीं होगा। एग्जाम टाइम में दिमाग ऐसे काम करता है कि वो ऑटो पायलट पे चला जाता है। उस वक्त आपको सोचने का टाइम नहीं होता कि मेरे को ये क्वेश्चन है, 3 मेथड आते हैं, अब इन तीनों में से मैं कौन सा मेथड करूं। ना ही एग्जामिनर आपको इस बात के मार्क्स देगा कि अच्छा उसे तो एक ही मेथड आता था, इसे 3 मेथड आते हैं। आपको भले ही एक मेथड आता हो या 3 आते हो, बात यहाँ पे है कि आप सही आंसर पे कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए आपका एक ही तरीका है कि आप जो एक मेथड सीख रहे हैं उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 10,000 किक्स प्रैक्टिस करने की जगह अगर आप एक ही किक 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो वो कितनी शार्प तरीके से पड़ेगी। वही लॉजिक यहाँ पर भी काम करता है कि एक ही मेथड को आपको रेजर शार्प करना है कि वो बहुत आपको फास्ट आपके दिमाग में हो जाए और वो ऑटो पायलट पे हो जाए, आपको अलग से एफर्ट ना लगाना पड़े सोचने में कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। Your mind already knows the next step and it will give you edge over the others. This is a very important point. बहुत लोग ये मिस कर देते हैं। ये और फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली इंटरलिंक्ड है कि एक ही टीचर को फॉलो कीजिए, उसी तरीके को कीजिए जब तक कि आपको उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कोई तरीका दूसरा नहीं मिल जाता, तब तक अपना मेथड चेंज मत कीजिए। जो आपने सीखा है, जो प्रैक्टिस किया है, उसी को आप एंड तक उसी पे स्टिक रहिए, उसी की प्रैक्टिस कीजिए और अपने माइंड को ज़्यादा मेथड्स में उलझाइए मत। देन PYQs 2018 ऑनवर्ड्स, जब से TCS आया है तब से अब तक के सभी PYQs कीजिए, एक PYQ 100 क्वेश्चंस अगर आप रोज करेंगे तो आप 2 महीने में सारा का सारा पोर्शन ही निपटा सकते हैं। और जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप एक ही तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस माइंड में ही कर लिया करेंगे। आपको सिर्फ जो एंड का पार्ट है उस तक पहुंचने के लिए शायद थोड़ा बहुत पेन का यूज करना पड़े, बट ट्राई टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस और मोर एंड मोर स्टेप्स इन योर माइंड इटसेल्फ। देन सेट डेली टारगेट्स, वही जो मैंने कहा 100 क्वेश्चंस डेली का टारगेट सेट करके चलिए, then you can easily do quantitative aptitude and score well in it. अब हम आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे, which is my forte. इसमें 3 पिलर्स होते हैं
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है? पैसेजेस, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट। इन तीनों को करने का बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। पैसेज आपने पढ़ा, आप पूरे पैसेज को पढ़ने या समझने में मत लग जाइए, वो कैट में किया जाता है। कैट में बहुत लेंदी पैसेजेस आते हैं और आपको पैसेज का इन डेप्थ समझना जरूरी होता है। बट इन एसएससी ऑल यू कैन डू इज आप सीधे क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज बाद में पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ के फिर आप जिस सेंटेंस का वो क्वेश्चन दिया गया है उस सेंटेंस में पैसेज में जाइए जहाँ पे वो ब्लैंक बना होगा। कई बार आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इतना सिंपल होता है कि आप सीधे ऑप्शंस देख के ही कुछ एलिमिनेट करके मार्क कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। पीक्यूआरएस में भी अगर 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 पी से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 क्यू से, यानी आर और एस से तो आपका कोई भी पैरा स्टार्ट होगा नहीं। तो आप सिर्फ पी और क्यू पढ़िए कि इन दोनों में से पहला सेंटेंस क्या होगा। फिर उनके अगर पी से स्टार्ट हो रहा है तो अगर एक ऑप्शन है आपका पी क्यू एस आर, एक है पी आर एस क्यू। अब आप देखिए कि या तो आर एस के पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। तो सिर्फ एस और आर पढ़ के देख लीजिए कि क्या ज्यादा सेंस बना रहा है। अगर आर एस के बाद सेंस बना रहा है तो ये सही ऑप्शन होगा, नहीं तो ये सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन की मदद से आप उनको पढ़िए। ये नहीं कि आप पहले चारों सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, फिर उनका सेंस बना रहे हैं, फिर एक करेक्ट ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, फिर वो ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस में कि अच्छा ये ऑर्डर कहाँ पे है। नहीं, सीधे ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस की मदद से आप अपना पैसेज और पीक्यूआरएस या क्लोज टेस्ट सॉल्व कीजिए। सेकेंड थिंग इज कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है कि आप 15 दिन में इसमें अच्छे हो जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही रीडिंग की हैबिट रखते हैं बचपन से ही तो आपको इसकी तैयारी भी करने की जरूरत नहीं है। फॉर दोस्त जो बचपन से ही रीडिंग की हैबिट अच्छी करके चलते हैं उनके उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली या ड्यू टू वट एवर रीजन आपकी रीडिंग हैबिट नहीं रही है या आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हैं तो अभी भी उतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा अगर आप पैसेजेस की ज्यादा से ज्यादा रीडिंग या प्रैक्टिस करें। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो लोग अभी अच्छे हैं पीक्यूआरएस वगैरह में तो वो भी प्रैक्टिस से अच्छे हुए हैं। उन्होंने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करी बट उन्होंने बुक्स पढ़ी है बहुत ज्यादा, तो उससे उनकी इनडायरेक्ट प्रैक्टिस हो रही थी। अभी आपको उनको बीट करना है तो आपको डबल प्रैक्टिस करनी होगी। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज बाय रीडिंग, विच आई जस्ट टोल्ड यू कि रीडिंग से आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आती है तो आप इजीली इनको टैकल कर सकते हैं। क्या पढ़ना चाहिए? एनी बुक, नॉन फिक्शन, फिक्शन की जो भी आपको पसंद है, बट आई वुड सजेस्ट कि रीड गुड ऑथर्स, गुड राइटर्स। उसकी भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी अगर आप 10-15 बुक्स पढ़ना चाहे ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। आई एम नॉट सेइंग कि अभी पढ़ लीजिए उनको, बट जनरल बुक रिकमेंडेशन वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगी। देन न्यूज़पेपर्स, पेज 3 पढ़ने की जगह या लोकल न्यूज पढ़ने की जगह रीड गुड आर्टिकल्स, रीड एडिटोरियल्स। देन फॉर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। उनको आप वीकली रोटेशन में कर लीजिए। एक वीक में आप जैसे वीकली या डेली रोटेशन, आज के दिन आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करिए, कल सिनोनिम्स कर लीजिए, परसों एंटोनिम्स कर लीजिए। खुद को टारगेट दीजिए कि आज मैंने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करी है तो कल मैं 50 फ्रेजल वर्ब्स याद करूंगी, उसके अगले दिन मैं 50 इडियम्स याद करूंगी। तो इससे आप बोर्ड नहीं होंगे, एक रोटेशन में चलता रहेगा तो सब रिवाइज होता जाएगा टाइम टू टाइम, कुछ भी मिस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2-3 हफ्ते सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ही बिता दिए, अब ईडियम्स आपको कोई आते ही नहीं है। अगर रोटेशन में चलता रहेगा तो कुछ छूटेगा नहीं, सब एक साथ चलता रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। देन यूजेज एंड डेली कॉन्वर्जेशंस, जो भी आप सीख रहे हैं, आपने कोई भी ईडियम सीखा, लाइक आपने फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स सीखा, तो अब आप उसको अपने दोस्तों से बात करते वक्त यूज कीजिए। जब हम हिंदी मुहावरे जैसे यूज करते हैं कई बार मजाक में या बातों में, उसी तरह आप इंग्लिश के इडियम्स भी या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यूज कीजिए इन डेली कॉन्वर्जेशंस व्हाइल टेक्सटिंग योर फ्रेंड्स और जस्ट टॉकिंग टू समवन। सेट डेली टारगेट्स, जैसे कि मैंने कहा 50-50 का टारगेट सेट कर सकते हैं। अपने लिए टारगेट लो मत सेट कीजिए कि 10 या 20 सिनोनिम्स करने हैं, नहीं, क्योंकि अगर आपने 20 भी करे तो आई एम श्योर कि अगले दिन अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको 20 के 20 याद नहीं होंगे, कुछ तो आपके दिमाग से निकल ही गया होगा। अगर आपको 16 भी याद है तो 80% याद रहा, 20% दिमाग से निकल गया। लेकिन अगर आप हाई टारगेट सेट करेंगे
तो 50 में से मैं कह रही हूँ अगर आपको 40 भी याद है, इट इज स्टिल मच मोर देन 16। अगर 30 भी याद है तो भी 16 से तो ज्यादा ही याद रहे। तो टारगेट ज्यादा सेट कीजिए, क्योंकि भूल तो दोनों केसेस में जाएंगे। आप एक दिन 10 वर्ड सीखे या 100 वर्ड सीखे, भूल आप जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 आपको याद रहे, 9 याद रहेंगे या 10 भी याद रहे तो भी मैं कह रही हूँ अगर आपने 100 वर्ड्स याद किए, उसमें से आप आधे भी भूल गए, 50 भी याद है, दैट इज स्टिल 5 टाइम्स ऑफ 10। सो ऑलवेज सेट हायर टारगेट्स। अपने दिमाग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि इतना सारा दिमाग कैसे स्टोर करेगा, कैसे याद रखेगा। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर होता है, हम इसकी लिमिट्स को जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेच होता है। तो कीप स्ट्रेचिंग द लिमिट्स ऑफ योर माइंड, इट कैन अकोमोडेट a lot more than you can imagine। अब सोर्सेज की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिनाकल पब्लिकेशन से आप कर सकते हैं। 2018 ऑनवर्ड्स प्रीवाईक्यूज आप कीजिए। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस इज अ वेरी गुड बुक फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग। इसमें 47 या 48 सेशंस है, जो कि बहुत छोटे छोटे सेशंस हैं। आप 2-3 सेशंस भी एक दिन में कर सकते हैं। 2-3 वीक्स में मैक्स आप ये बुक खत्म कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट है वर्ड्स की, इसमें आपको एटिमोलॉजी के द्वारा सिखाया गया है कि नए वर्ड्स भी अगर आपके सामने आ जाएं तो आप उनको डिकोड कैसे करें, कि ये आपका प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड से जितने भी उस रूट वर्ड से जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो सब आप फेमिलियर हो जाएंगे उन सब से। सो इट विल हेल्प यू इन रिकग्नाइजिंग न्यू वर्ड्स एंड समटाइम्स इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। ब्लैक बुक आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 2 बुक आती है वोकैबुलरी की, एसपी बख्शी, ऑल ऑफ देयर आर मेनी बुक्स इन मार्केट जो कि वोकैबुलरी के लिए आती हैं, बट आई वुड से यू शुड स्टार्ट विद दिस। देयर आर अ लॉट ऑफ रीडिंग सोर्सेज, मॉक्स में जितने भी वर्ड्स आपके नए आ रहे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको याद रखिए। आप जो भी रीडिंग कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, न्यूज़पेपर्स की या बुक्स की, उसमें जो भी वर्ड्स नए आ रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक वोकैबुलरी की अलग बुक या नोटबुक बना लीजिए, नए वर्ड्स उसमें नोट डाउन करते रहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन टैकल वोकैबुलरी। ग्रामर में आपको बहुत बड़ा ग्रामेरियन होने की जरूरत नहीं है एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ सम बेसिक रूल्स ओनली। जो कुछ बेसिक रूल्स नाउन प्रोनाउंस टेंसेस के हैं वही आपको आने चाहिए। बहुत ज़्यादा सीखना नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। इंग्लिश की हिस्ट्री और क्यों कोई रूल कहाँ से आया, कैसे, क्यों, ये सब नहीं पढ़ना है। एसएससी में जो एप्लीकेशन है वो पूछी जाती है, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि ये जो एरर है इस सेंटेंस में, इस पार्ट में जो एरर आपने स्पॉट किया है वो क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों है क्यों नहीं है, बस वहां पे सही आंसर टिक करना है कि ये है। सो दैट इज ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। सोर्सेज नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के फर्स्ट 15 चैप्टर्स, वो काफी है। उसमें बहुत ही इजीली और सरल भाषा में सारे रूल्स आपको बताए गए हैं, सिर्फ उनको आप कर लीजिए। रेन एंड मार्टिन एक अच्छी बुक है, बट ये तभी है जब आपको एक सप्लीमेंट्री बुक चाहिए। अदरवाइज दिस इज एनफ, दिस इज रियली नीतू सिंह वॉल्यूम 1 एंड पीवाईक्यूज, दैट इज एनफ फॉर ग्रामर। ये आपका एक्स्ट्रा है। पीवाईक्यूज एज आई टोल्ड यू, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, अगर आपको एरर्स की स्पॉटिंग द एरर जो कि सबसे ज्यादा आता है ग्रामर में, उसकी प्रैक्टिस करनी है तो इस बुक से भी आप कर सकते हैं। अब हमने चारों सेक्शंस की बात कर ली है, तो अब हम ये समझते हैं कि उन चारों सेक्शंस को एक ही दिन में हम कैसे फिट इन करें, अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो उसके लिए दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। एक होता है टाइम ब्लॉकिंग और एक होता है डे ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या है? आपके पास दिन में 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से अगर आप 7 आवर्स स्लीपिंग के हटा दीजिए, 3 से 4 घंटे आप अपने बाकी डेली एक्टिविटीज के निकाल दीजिए, 7 to 8 फॉर स्लीपिंग, दीज आर 12 आवर्स, बच्चे आपके पास 12 आवर्स। उन 12 को आप कैसे डिवाइड करते हैं? तो 3-2-2-1, 3 आवर्स आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, 2 आवर्स इंग्लिश, 2 आवर्स जीएस एंड देन 1 आवर रीजनिंग। इस तरीके से अगर आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं तो इनको ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। या अगर 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 4-3-2-1, 4 आवर्स मैथ्स पढ़ लिया, 3 आवर्स आपने जीएस या रीजनिंग। दिस इज नॉट सम हार्ड एंड फास्ट रूल, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, जैसे कि यहाँ लिखा है एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। जैसे कि फॉर इन माई केस मेरी इंग्लिश पहले से स्ट्रांग थी,
तो अगर मैं इसमें डिवोट करूंगी तो मैं 1 आवर इंग्लिश को डिवोट करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मुझे कम टाइम देने की जरूरत है, और मैथ्स को ज्यादा करूंगी। बाकी दिस इज मे बी रीजनिंग को 2 आवर्स, जीएस को 3 आवर्स, दैट इज अप टू यू कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम देना है। एंड ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 2 3 4 या 1 2 2 3। आप 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ लीजिए, 2.5 घंटा मैथ्स पढ़ लीजिए, आधा घंटा रीजनिंग कर लीजिए, या अगर आपको डेली एक मॉक भी देने का मन है तो 1 घंटा मॉक और कम से कम 1 घंटा उसके एनालिसिस के लिए, नहीं तो 30 मिनट्स मिनिमम उसके एनालिसिस के लिए आप जरूर रखिए। 30 मिनट्स टू 1 आवर में आप एक मॉक को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन ब्लॉक योर टाइम। पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि 24 घंटे में से कितने घंटे मुझको सोना है, कितने घंटे बाकी काम करने हैं, या अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके ऑफिस में कितने घंटे जाते हैं। जो बचा हुआ टाइम है उन आवर्स को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन आप मैथ्स और रीजनिंग करिए, क्योंकि ये दोनों, सॉरी, मैथ्स एंड इंग्लिश कीजिए। एक दिन आप जीएस एंड रीजनिंग कीजिए। एक आप सब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कि इंग्लिश और जीएस जो है वो सिमिलर है, एंड मैथ्स एंड रीजनिंग है वो एप्टीट्यूड बेस्ड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग में भी थोड़ा आपका लॉजिकल माइंड यूज होता है। तो एक दिन अगर आपने मैथ्स कर लिया और एक दिन रीजनिंग कर लिया, तो रीजनिंग के साथ आप इंग्लिश को क्लब कर सकते हैं, मैथ्स के साथ आप जीएस को क्लब कर सकते हैं, कि मंडे को आपने ये दोनों पढ़ा, ट्यूसडे को फिर ये पढ़ा, देन वेंसडे को अगेन दिस, देन थर्सडे को दिस। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं चीजों को। देन डे ब्लॉकिंग, कि जैसे मैंने अभी बोला, ये भी एक तरह का डे ब्लॉकिंग है कि मंडे वेंसडे फ्राइडे आपने निकाल लिए मैथ्स और जीएस के लिए, फिर आपने ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कर दिया रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। तो ये भी एक तरीके का डे ब्लॉकिंग है कि आपने इन डेज को ब्लॉक कर दिया। फिर जो संडे बचा, संडे को आपने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और मॉक दीजिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे मंडे टू फ्राइडे आप लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए रोटेशनल स्ट्रैटेजी। दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, दिस इज रोटेशनल स्ट्रैटेजी। ये कीजिए। सैटरडे संडे को रिवीजन एंड मॉक्स देने के लिए अलग कर दीजिए। इट इज एज पर यू, डिवाइस योर ओन स्ट्रैटेजी। अपने डेज ब्लॉक कीजिए, आवर्स ब्लॉक कीजिए, और उसी को रोटेशन में वीकली आप करते जाइए। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि अपनी जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही फिक्स्ड मत रखिए कि यही मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं एंड डे तक यही फॉलो करूंगी या यही फॉलो करूंगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए अपनी अप्रोच में। मान लीजिए आपने 2 हफ्ते पढ़ाई करी, 2 हफ्ते में ही आपको रीजनिंग में बहुत ही अच्छा ज्यादा अपना इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया, तो उसका टाइम कम कर दीजिए। मैथ्स में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैथ्स को टाइम ज्यादा अलॉट कर दीजिए। जो घंटे हैं, जो दिन है, वो फिक्स्ड है, उन्हीं में ही आपको कम ज्यादा करना है। इट इज लाइक मसाले, कि वही फिक्स्ड मसाले हैं, उन्हीं से आपको कम ज्यादा करना है, तो उसी से टेस्ट चेंज हो जाएगा, वही आपको करना है। आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ट्रैक करते रहना है कि क्या पार्ट स्ट्रांग हो रहा है, क्या वीक हो रहा है। मे बी आप मैथ्स करना स्टार्ट करें, फिर आपको लगे कि आपको कैलकुलेशन बहुत वीक है और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो अब आपको डेली 20 मिनट्स और निकालने हैं कैलकुलेशन के लिए। तो वो ऑफिस में निकालिए, या कम्यूट टाइम में निकालिए, या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हुए निकालिए। वो 20 मिनट्स आप उनको ऐड कीजिए। तो अपनी स्ट्रैटेजी कुछ फिक्स्ड मत रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए। आपका स्ट्रैटेजी जो है वो एक मैप की तरह नहीं होना चाहिए कि उसमें हर एक डायरेक्शन पता हो आपको। वो एक कंपास की तरह होना चाहिए कि आपको ये पता है कि आपको नॉर्थ की तरफ जाना है। डायरेक्शन जो है वो आप ऑन द वे चेंज करते जाइए कि ये कम करना है, ये ज्यादा करना है, अब यहाँ मुड़ना है, अब ये करना है। बट योर अल्टीमेट डायरेक्शन शुड बी वन, कि नॉर्थ की साइड जाना है। रास्ता आप कोई भी लीजिए, जाना नॉर्थ है, तो स्ट्रैटेजी जो है वो कंपास का काम करती है। मैप मत बनाइए उसको, उसको कंपास ही रहने दीजिए। अब हम बात करते हैं मॉक्स एंड एनालिसिस की। मॉक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉक्स क्या है, एक सिम्युलेशन है रियल एग्जाम का। जो रियल में आप एग्जाम देंगे वही मॉक है, उसको रियल एग्जाम की तरह ही आप लीजिए। तो पहले तो एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बना लीजिए। जो हमारे पेपर है उसमें सबसे पहला जो सेक्शन आता है रीजनिंग का आता है, फिर आपका जीएस का सेक्शन आता है, फिर मैथ्स आता है, फिर इंग्लिश आता है। तो मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट यही रहता था कि पहले मैं रीजनिंग करती थी, फिर जीएस, फिर क्योंकि मैथ्स मैं लास्ट में करना प्रेफर करती थी तो फिर मैं इंग्लिश पे जंप करती थी, और मैथ्स लास्ट में। अब आपको टाइम भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैंने मैक्स टू मैक्स 10 से 15
12 मिनट्स मान लीजिए, 12 मिनट्स में रीजनिंग हो जाता था मेरा। 12 मतलब 10 से 15 मान लीजिए, 10 से 15 मिनट में रीजनिंग हो जाता था। देन जीएस, बिकॉज जीएस में कुछ सोचना नहीं है, टाइम नहीं गवाना सोचने में। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो एक बार ऑप्शंस पढ़े, एलिमिनेशन किया, नहीं हो रहा तो आगे बढ़िए। किसी भी क्वेश्चन से अटैच नहीं होना है, अटैचमेंट टू वन क्वेश्चन इज वेरी बैड। किसी भी क्वेश्चन के ज्यादा नंबर तो है नहीं, उस क्वेश्चन के भी +2 मार्क्स हैं और आगे जो क्वेश्चन है उसके भी +2 हैं। तो इस +2 पे फोकस ना करके आप अगले +2 पे फोकस कीजिए। इट इज लाइक अ गेम। यहाँ पे ईगो पे मत लीजिए कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन आपको कुछ ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। अगर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो कोई एस्पिरेंट ना करे पर आप करें, तो ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी +6 मार्क्स दे देगा, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी क्वेश्चन से अटैच नहीं होना है, डिफिकल्ट हो तो उसे छोड़िए। इजी क्वेश्चंस जो आपको इजीली मार्क्स मिल रहे हैं, पहले उनको गेन कीजिए। तो जीएस में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 मिनट में आपकी हो जानी चाहिए। मैथ्स में सबका टाइम बहुत वेरी करता है। इंग्लिश में मैं 10 मिनट देती थी, 15-16 मिनट और 10 मिनट, आधे घंटे में मेरे ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हो चुके होते थे। फिर मैथ्स के लिए मेरे पास 25 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स बचते थे, तो वो भी मेरा 20 मिनट में हो जाता था, या 20 या 25 मिनट में। और लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में जो मैंने छोड़े हुए क्वेश्चंस हैं उन पे गो थ्रू करती थी, जो अनअटेम्प्टेड होते थे। तो दिस यूज टू बी माई स्ट्रैटेजी या माई ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। आपका अपना होना चाहिए। आप देखिए कि आपको सबसे पहले एक एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है आप उससे शुरू कीजिए, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आप सबसे पहले करेंगे तो आपको पेपर के स्टार्टिंग में ही बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो वीकेस्ट है उसको लास्ट में कीजिए। अगर जीएस आपका वीक है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। देन आर्ट ऑफ स्किपिंग, जो मैंने बताया अभी आपको कि अटैचमेंट टू एनी क्वेश्चन इज हार्मफुल फॉर यू। आपको स्किप करना आना चाहिए। किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है ये बहुत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं अटकना है, भले ही वो मैथ्स ही क्यों ना हो। अगर आपको 2.5 मिनट हो गया एक ही क्वेश्चन पे, इट इज नॉट गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच माइट बी वेरी इजी। क्या पता अगला क्वेश्चन सिंपल साइन कॉस टैन का हो और आप देखते ही बता दो कि हाँ ये आंसर है, तो वो आप गवा दोगे उस वाले क्वेश्चन के चक्कर में जिस पे आप अटक गए हो। अब आपको लग रहा है कि 2.5 मिनट लगाए हैं, अब तो करना बनता है, ऐसा नहीं है। स्किपिंग इज एन आर्ट एंड यू नीड टू मास्टर इट। नेक्स्ट इज मेंटेन अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मेंटेन करने से क्या होता है, यू विल ट्रैक योर प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस ट्रैक करने से क्या होता है, पता चलता है कि क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, और उससे क्या होता है आप अपनी दिशा बदल सकते हो। एनालिसिस रिकॉर्ड मेरा इस तरीके से होता था कि मैं डेट लिख देती थी, फिर चारों सेक्शंस में कितना कितना स्कोर आया वो, फिर टोटल स्कोर। एंड परसेंटाइल क्यों लिखना जरूरी है, परसेंटाइल से आपको ये पता चलता है कि आप उस भीड़ में कहाँ स्टैंड करते हो। परसेंटाइल एसएससी में नहीं होती, कैट में होती है। बट इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो टॉपर है और जो लास्ट पर्सन है, वो जो रेंज है उसमें आप किधर स्टैंड करते हो। कोशिश कीजिए कि आप अगर 70 परसेंटाइल पे है तो कोशिश कीजिए कि 75 परसेंटाइल पे आए। वहां पहुंच गए तो 80 पे आए, 80 पे पहुंच गए तो 85 पे, नहीं तो 90 पे, देन 95 परसेंटाइल पे। तो ट्राई एंड गेट इनटू द टॉप 10 परसेंटाइल ऑफ एनी मॉक। देन रिमार्क्स, रिमार्क्स में क्या लिखना है। मान लीजिए मेरा जीएस में अच्छा स्कोर नहीं आया, और जीएस में मैंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं वो सारे इकोनॉमी से गलत है, इकोनॉमी वीक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखिए कि इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देना है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक्स है जो बिल्कुल समझ नहीं आता उसे थोड़ा सा समझना है। इंग्लिश में जो एक गलती हुई या दो गलती हुई तो वो कहाँ से हुई, सिनोनिम्स या एंटोनिम से हुई, तो उस पर ध्यान देना है। रिमार्क्स में आपको ये लिखना है कि गलती कहाँ हो रही है और कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉर्ड मेक अ रिकॉर्ड ऑफ योर एनालिसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा कि इसका क्या काम है, जब आप 2-3 एंट्रीज करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी और आप वो रिमार्क्स पढ़ेंगे डेली के कि कहाँ से स्टार्ट किया था और अब क्या है, जो वीकनेसेस हैं सिर्फ उनको आइडेंटिफाई नहीं करना है, आइडेंटिफिकेशन इज स्टेप 1, फिर उन पे काम करना इज स्टेप 2। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए वीकनेस, उस पर काम कीजिए, फिर आप देखिए आने वाली एंट्रीज में आपका वो वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हुआ है या नहीं।
ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर द सेम रीजन जिम में मिरर्स लगे होते हैं कि आप अपना डेली प्रोग्रेस ट्रैक करते रहिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर जिम में मिरर्स ना हो तो आधे लोग जिम नहीं जाएंगे। और जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था विच इज माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए तैयारी के टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट थिंक कि इट इज डिफिकल्ट। तो ये कोई एलियंस नहीं है जो लोग क्रैक करते हैं पेपर, और जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में भी क्रैक करते हैं वो भी कोई एलियंस नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे बीच से ही निकल के आते हैं। और उनमें से कई लोगों की कहानी बहुत इंस्पायरिंग होती है। शायद कोई हम में से भी ज्यादा अंडर प्रिविलेज सिचुएशन में हो और वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो और बेटर परफॉर्म कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट पॉजिटिव है। पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि आपके लिए चीजें ज्यादा मुश्किल हैं, क्यों है, नहीं। फोकस ऑन योर वाई पावर। आई हैव ऑलवेज सेड कि विल पावर कुछ नहीं होता, इट इज ऑलवेज वाई पावर। वाई पावर मतलब क्या? कि क्या आपके रीजन या रीजंस हैं उस पेपर को क्रैक करने के। क्या आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छे फाइनेंशियल सिचुएशन में लेके जाना चाहते हैं? क्या आप उनके सपने पूरे करना चाहते हैं? क्या आप कुछ 5-10 साल बाद एक घर लेना चाहते हैं? क्या आप किसी के मेडिकल एक्सपेंसेस पूरे करना चाहते हैं? या आप खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, एक सरकारी नौकरी चाहते हैं, या 3 स्टार्स चाहते हैं, या जो भी आपका मोटिवेशन है। एक पेपर पे वो सारे रीजंस लिखिए कि क्यों मुझे ये पेपर क्रैक करना है। कम से कम 5 रीजन हर कोई लिखेगा कि आपको क्यों ये पेपर क्रैक करना है। एंड देन रीड देम डेली। उनको पेस्ट कर दीजिए अपने वॉल के आगे, और वहां नहीं पेस्ट करना, आप उनको प्राइवेट या सीक्रेट रखना चाहते हैं तो अपने फोन में उनको लिख के सेव कर दीजिए। बट गो थ्रू देम डेली। रोज सुबह उठ के उनको एक बार पढ़ लीजिए, रात को सोने से पहले पढ़ लीजिए। और पढ़ते वक्त उनको विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज योर सेल्फ हैंडिंग ओवर मनी टू योर मॉम, टू योर डैड। अभी या शायद आप उनसे पैसे लेते होंगे, जब आप उनको पैसे देंगे, जब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी, वो चीज विजुअलाइज कीजिए कि आप डेली ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स खुश है, आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप उनको एक बेटर लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं। तो ये सब सोचिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड मैग्नीफाइंग द लिमिटेशंस ऑफ योर लाइफ इन योर लाइफ। थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अबंडेंस माइंडसेट रखिए। यूनिवर्स में बहुत कुछ है सबको बहुत कुछ देने के लिए। यूनिवर्स इज अ गिवर। यूनिवर्स बहुत कुछ गिव करता है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं यूनिवर्स में। देयर इज एम्पल स्पेस फॉर एवरीबडी। ये मत सोचिए कि ये जो है कट थ्रोट कंपटीशन है, उसने अच्छा कर लिया तो मेरी सीट जाएगी। नहीं, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन या कट ऑफ से है। आप मार्क्स से कंपटीशन कर लीजिए कि मुझे इतने स्कोर लाने हैं। अगर अभी आप 60s में है तो 70s पे आइए, 70s में है तो 80s पे आइए, 80s में है तो 90s पे आइए। कंपैरिजन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। एंड स्टे अवे फ्रॉम 3 C's। व्हाट आर दोस 3 C's? कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। कंपैरिजन से आपका कुछ नहीं होने वाला है। किसी से भी आप कंपेयर करेंगे आपको खराब भी लगेगा। अपने से नीचे वालों से कंपेयर करेंगे खुद को तो खुशी मिल सकती है, लेकिन उससे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। और अपने से ऊपर वालों से कंपेयर करेंगे तो डिमोटिवेशन होगा। कंप्लेन मत कीजिए, जो कि मैंने कहा अपने लाइफ के लिमिटेशंस के बारे में कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं कि अगर वो कंप्लेन करने पे आ गए और उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो आप बहुत शर्म आ जाएगी आपको कि मैं इन छोटी छोटी चीजों पे वाइन कर रहा हूँ। डोंट वाइन द स्मॉल स्टफ, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। ये आर्मी में भी सिखाया जाता है कि छोटी चीजों के बारे में कंप्लेन मत कीजिए। देन थर्ड इज नो क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइज मत कीजिए कि ये ऐसा क्यों है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर है, फीडबैक आप किसी को देना चाहते हैं वो तो दीजिए। सरकार को क्रिटिसाइज करना, इतने शॉर्ट नोटिस पर नोटिफिकेशन आया है, अब कैसे होगा, सितंबर टू अक्टूबर की जो है डेट थी, अभी तो इतनी जल्दी पेपर आ रहा है, ये सब करने से क्या आप अच्छा स्कोर करेंगे? नहीं। क्या कुछ होगा? नहीं। क्या एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना काम करते रहने से। So that's it for this video. I'll be making a lot of book review videos over the next few weeks, and I'll also bring up Word Power Made Easy sessions on this channel. So stay tuned. This is Tushangi signing off. Keep studying, keep growing. Bye.